Hello everybody, welcome to the Math Professor channel. Okay, so we have started the linear algebra, right? और इसमें हम कुछ टर्म्स हमने पढ़ी थी. लेट्स टेक अ स्मॉल रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ. ठीक है, फ्रॉम और यहाँ हमने लास्ट में छोड़ा, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, राइट? तो हमने क्या क्या कवर किया था. हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया था कि ये सिर्फ इक्वेशंस को या सिर्फ मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स में ही डील नहीं करता, बट अगर मान लो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन हैं दो, ठीक है, हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं, बट इसी सिस्टम को हम ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है. बट अगर ये सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है, लाइक 100 वेरिएबल्स है, 200 वेरिएबल्स हैं, लाइक दैट, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को इस तरह से डील करना मुश्किल हो जाता है. आप ये काफ़ी ईजियर वे है टू सॉल्व इट, राइट. फिर हमने देखा वेक्टर्स को किसको कहते हैं. इंटरनल कंपोजिशन हमने पढ़ी, ठीक है, कि इट्स मैपिंग फ्रॉम सेट ए क्रॉस ए टू एच इटसेल्फ, राइट. ये इसको इंटरनल कंपोजिशन कहते हैं. फिर हमने एक्सटर्नल कंपोजिशन किया, ठीक है, कि किसी फील्ड एफ से एफ क्रॉस वी टू वी अगर कोई जाती है मैप, तो हम उसको कहते हैं दैट इज़ द एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है. उसके बाद हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन देखी, दैट व्हाट्स अ वेक्टर स्पेस. पहले आपको फील्ड चाहिए होती है एक, है ना. फील्ड के एलिमेंट्स को आप स्केलर बोलते हो, वेक्टर्स हैं, वेक्टर के एलिमेंट्स को आप जो वेक्टर जो वी आपने सेट लिया उसके एलिमेंट्स को आप वेक्टर्स कहते हो, ठीक है. और वी ओवर एफ आप कब कहते हो, वेक्टर स्पेस है अगर वो एडिशन के साथ आपका कैसा एबिलियन ग्रुप बनाए, और एडिशन के साथ वो वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स के साथ वेक्टर्स जो वी आपने सेट लिया उसके साथ वो एबिलियन ग्रुप बनाए, और जो फील्ड आपने ली है उसके एलिमेंट के साथ पहले तो एक तो स्केलर कंपोजिशन होनी चाहिए, ठीक है, और सॉरी एक्सटर्नल कंपोजिशन होनी चाहिए, और सेकेंडली वो चार और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए, जो कि क्या है कि आप दो एलिमेंट उठाओ फील्ड से, दो एलिमेंट उठाओ वेक्टर से, ठीक है. तो एक स्केलर का एलिमेंट लो, जैसे ए मैंने स्केलर लिया और यू और बी वेक्टर लिए, तो ए ऑफ यू प्लस बी इज इक्वल्स टू ए यू प्लस ए बी होना चाहिए, और वैसे ही नीचे ये प्रॉपर्टीज़ ये सेटिस्फाई करनी चाहिए. अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं, देन वी विल से कि आपका जो सेट वी है विद ओवर द फील्ड एफ एंड विद ऑपरेशन स्टार एंड जो भी आपको दो ऑपरेशन दिए हैं, ठीक है, प्लस एंड यहाँ योर डॉट लिया है, देन दैट विल फॉर्म अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, राइट. फिर हमने चर्चा करी थी कब कौन कौन से वेक्टर स्पेसेस होते हैं, ठीक है. जैसे मैट्रिसेस का वेक्टर स्पेस पढ़ा हमने, टप्पल्स में बात करी हमने, ठीक है. उसके बाद हमने देखा कि फील्ड भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. आर एन ओवर आर वाले स्पेसेस देखे कैसे एडिशन और फिर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन खुद से डिफाइन करते हैं. सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करी, इन वन वेरिएबल्स में जो वेक्टर स्पेस बनाता है, ठीक है. फिर उसके बाद हमने जैसे पॉलिनोमियल्स की बात करी, फंक्शंस की बात करी कि वो वेक्टर स्पेस बनाते हैं, ठीक है. फिर हमने सब स्पेस पे आ गए कि एक वेक्टर कोई सबसेट है वी वेक्टर का, ठीक है. वी जो आपका सेट लिया है आपने, उसका कोई सबसेट है, वो सब स्पेस का बनाएगा अगर वो खुद में ही वेक्टर स्पेस है, ठीक है. तो फिर हमने देखा कितने कौन कौन से सब स्पेस हो सकते हैं, इम्प्रॉपर होते हैं अगर वी ऑफ एफ खुद भी, क्योंकि खुद तो वेक्टर स्पेस है ही ना, तो खुद का भी सबसेट है वो, तो सब स्पेस तो है ही खुद का, ठीक है. तो वो एक तो हमारे पास ये बनता है, दूसरा ज़ीरो स्पेस बन जाता है, और बाकी जो होते हैं वो इम्प्रॉपर. जैसे R3 में मैंने बात करी थी, तो एक तो ये दो तो हम मिलते ही हैं, ठीक है, एक स्पेस खुद और एक, ठीक है, जो 0 0 0 वाला, ठीक है, और मतलब दैट इज़ आइडेंटिटी एंड रेस्ट आर दीज, ठीक है. तो ये आपके पास सब स्पेस और भी बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सब स्पेस बना सकते हैं. फिर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या थी कि अगर कोई स्पेस आपका कोई सबसे डब्ल्यू ऑफ वी जो है वो सब स्पेस बनाता है कि नहीं आता, तो हमने देखा था दैट इज़ अल्फ़ा यू प्लस डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, राइट. कि डब्ल्यू कोई सबसेट लिया आपने, ठीक है, वी का, और अगर ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है, अल्फ़ा यू प्लस, यहाँ अल्फ़ा का स्केलर है और वी दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, डब्ल्यू के. तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है, देन वी विल से कि ये आपके पास वेक्टर सब स्पेस बनाता है, ठीक है. तो जब भी कभी सब स्पेस प्रूव करना हो हम यही लेके चलते हैं, ठीक है. फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे कब वेक्टर स्पेस होगा, कब वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ठीक है. उसके बाद हमने नेक्स्ट मूव किया कि क्या इंटरसेक्शन ऑफ दो सब स्पेस बनाता है, तो द आंसर इज़ यस, बनाता है बिल्कुल. पर अब क्या यूनियन बनाता है, तो यूनियन नहीं बनाता, हमने देखा था, ठीक है. अगर कंटेनमेंट रिलेशनशिप है ओनली देन इट विल फॉर्म अ सब स्पेस, अदरवाइज़ ये नहीं बनाएगा, ठीक है. उसके बाद W1 माइनस W2 ये भी सब स्पेस से नहीं बनाता, ठीक है. फिर लीनियर कॉम्बिनेशन देखा कि कोई वेक्टर स्पेस है वी ऑफ एफ, ठीक है. एस को सेट ले लिया वी का, सबसेट ले लिया वी का,
और जिसमें एलिमेंट से V1 V2 Vn, ठीक है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, बस अल्फ़ा 1 V1 प्लस अल्फ़ा 2 V2 अप टू सो ऑन टू ऐसे, जो ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन, जो ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ अल्फ़ाइज आ रहे हैं एफ फील्ड से और वी आइज आ रहे हैं वेक्टर से, ठीक है। उसका क्योंकि एस जो है वो वेक्टर्स का जो सबसेट है, जो वेक्टर्स वाला सेट है, ठीक है, उसका। फिर आता है लीनियर स्पैन। लीनियर स्पैन क्या होता है, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस। लीनियर कॉम्बिनेशन आपने ऊपर बनाया, ठीक है, इसका बस एक सेट बना दो आप, ठीक है। तो जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे एस से, एस के एलिमेंट से जो भी लीनियर कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, उसको हम कह दिए लीनियर स्पैन, ठीक है। फिर हमने देखा था कि क्या ये सबस्पेस बनाता है, तो बिल्कुल एल ऑफ एस जो है एक सबस्पेस बनाता है, ठीक है। और ये सबसे छोटा सबस्पेस होता है जो एस को कंटेन करता है, ठीक है, ये भी हमने देखा था, ठीक है। और ये सबसे छोटा, क्योंकि और कोई सबस्पेस होगा जो एस को कंटेन कर रहा होगा तो एल ऑफ एस उसमें कंटेन्ड ही होता है। तो ये स्मॉलेस्ट सबस्पेस होता है जो एस को कंटेन कर रहा होता है, इसका हमने प्रूफ भी देखा था आगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा W1 W2 कोई दो सबस्पेसेस हैं, ठीक है। तो उनका सम सबस्पेस बनाता है, हाँ, ठीक है। तो उनका सबस्पेस भी, उनका सम भी सबस्पेस बनाता है, ठीक है। और हमने देखा था एल ऑफ W1, अगर मैं लीनियर स्पैन लूँ W1 यूनियन W2 का, तो वो आता है W1 प्लस W2, ठीक है। तो ये इसको हमने प्रूव भी किया था, ठीक है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस। अब ऐसे दो सबस्पेसेस लो जिनका इंटरसेक्शन जीरो स्पेस हो और जो इनका, अगर मैं लीनियर स्पैन लूँ, ठीक है, यूनियन करके जिनका मैं लीनियर स्पैन लूँ तो वो पूरे वी को जनरेट करते, तो उसको कहते हैं, तब हम कहेंगे कि वी को हम डायरेक्ट सम में लिख सकते हैं W1 प्लस W2 इस फॉर्म में, ठीक है। पर अगर वो कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेसेस हैं ओनली देन, ठीक है। जैसे मैट्रिसेस में आपकी बात करते हैं हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, वो आपके पास कैसे डायरेक्ट स्पेस, वी जो है डायरेक्ट स्पेस बन जाता है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि अगर एस कंटेन है तो एल ऑफ एस एल ऑफ टी में कंटेन होगा, सब स्पेस अगर एस है तो एल ऑफ एस खुद ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, ठीक है। एल ऑफ एस यूनियन टी, एल ऑफ एस यूनियन एल ऑफ टी होता है, ठीक है, ये हमने किया, ठीक है। फिर लीनियर डिपेंडेंट की बात आई कि जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हो, कोई V1 V2 दो वेक्टर्स हैं, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना दो, अगर सिर्फ ज़ीरो ही सोल्यूशन मिला, दैट इज़ अल्फ़ा वन, जो भी आपके अल्फ़ा स्केलर्स हैं, अगर सिर्फ वैल्यू ज़ीरो मिली और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तब हम कहेंगे कि वो इंडिपेंडेंट है। और अगर मान लो एक भी नॉन ज़ीरो वैल्यू मिल गई, तब हम कहेंगे कि वो सेट कैसा है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ हमने लीनियर डिपेंडेंसी ऑफ देख लिया, सेट कब होता है, अगर दो ही वेक्टर हैं तो वो पक्का, अगर डिपेंडेंट है तो एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में ही होंगे, ठीक है, ये भी देख लिया, ठीक है। और अगर किसी सेट में एस जीरो वेक्टर कंटेन कर रहा तो वो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर कोई आपके पास सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, वो जो नॉन ज़ीरो है, तो वो पक्का इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और दो वेक्टर्स के लिए तो हमने देखा था कंडीशन यही होती है कि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होते हैं, तभी वो डिपेंडेंट इफ़ एंड ओनली इफ हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने देखा था, ठीक है। अगर अब हम देखा था कि अगर मान लो कोई सेट एस डिपेंडेंट है तो उसका सुपर सेट भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा, और अगर मान लो कोई सेट इंडिपेंडेंट है तो उसके सारे सबसेट्स भी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। अगर मान लो कोई सेट एस आपका लीनियरली, कोई एस सेट आपका, ठीक है, कोई सेट एस आपका कैसा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उसके सारे सबसेट्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। रैंक की बात करी थी हमने, ठीक है, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, ठीक है। रैंक तो ही की नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कितनी लीनियरली इंडिपेंडेंट, दैट वी विल कवर, राइट। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे कि LIRD बताना हो, ठीक है। हमने इसकी बात करी थी Z ऑफ P की, अगर जब सेट मैट्रिसेस का लेते हैं, ठीक है, कि कितनी मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, हाउ मेनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n आर देयर ओवर मॉडुलो P, ठीक है, जिसमें फील्ड जेड पी है, उसके ऊपर कितनी मैट्रिसेस बन सकती हैं, तो वो हमने देखा था कैसे बनानी है, कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी दैन प्लीज़ गो थ्रू दोज वीडियोस, राइट, ठीक है, यहाँ हमने देखा था। उसके बाद नेक्स्ट हमने चर्चा करी थी, ठीक है, कि या उसके बाद नेक्स्ट हमने ये कि किसके ऊपर लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट पूछते हैं, पर कई बार आपको ये ध्यान रखना तो किसके ऊपर पूछ रहा है वो, ठीक है, ओवर सी पूछ रहा है, ओवर आर पूछ रहा है, किसके ऊपर पूछ रहा है, क्योंकि जैसे हमने ये दो वेक्टर्स लिए थे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ओवर आर, बट लीनियरली डिपेंडेंट है ओवर सी। तो ये आपको ध्यान रखना है किस सेट, किसके ओवर, किस फील्ड के ऊपर आपको वो पूछ रहा है। बेसिस एंड डायमेंशंस की बात, बेसिस हमने देखा था क्या होता है, अगर मान लो कोई वेक्टर स्पेस लो, ठीक है, कोई सेट बी है, सबसेट है, ठीक है, बी का, इसको हम बेसिस कब बोलते हैं, जब वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है। एक तो क्या, एक तो वो बी सेट जो है LI होना चाहिए, लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और दूसरा वो पूरे के पूरे स्पेस को जनरेट कर दे या स्पैन कर दे, पूरे के पूरे स्पेस को स्पैन कर दे।
तब बोलेंगे। जैसे यहाँ बी हमने ये 1001 लिया था, तो ये पूरे पूरे R2 को स्पैन कर देता है। तो और ये Li भी है, और जो आपका बेसिस वाला सेट है ये होता है लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ठीक है। और बेसिस क्या होता है, नंबर डायमेंशन क्या होता है, कितने एलिमेंट्स हैं बेसिस सेट में, उसको हम कहते हैं डायमेंशन, ठीक है। फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, जिसके बेसिस सेट में फाइनाइट एलिमेंट हो वो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर इनफाइनाइट हो तो वो इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। जैसे पॉलिनोमियल वाला केस था, तो इसमें आपके पास जो बेसिस है वो कैसा बनता है, ऐसा कुछ बनता है। तो कितने वेक्टर्स है इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, ठीक है। बेसिस ऑफ अ लीनियर ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज़ द लार्जेस्ट, ये हमने किया अभी, ठीक है, कि सबसे बड़ा जो आपका Li सेट होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो बेसिस वाला सेट ही होता है, ठीक है। इससे बड़ा आपको लार्जेस्ट सेट नहीं मिलेगा, इससे छोटे मिल सकते हैं, ठीक है। इससे बड़ा आपको लार्जेस्ट सेट नहीं मिलेगा, यही होता है जो लार्जेस्ट सेट होता है, जिसको जो Li होता है, ठीक है। एक चीज़ ये यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, ठीक है, Li डायमेंशंस निकालने के लिए, ठीक है, कि अगर मैट्रिसेस का केस है, अगर 3x3 की मैट्रिक्स है, तो जितना रैंक है अगर उतने ही वेरिएबल्स हैं तो वो Li होता है, ठीक है। रैंक निकाल लो, अगर जितना अगर मान लो 3 वेरिएबल्स हैं, 3 ही रैंक आ रहा है, ठीक है, उनका, तो आप जैसे यहाँ पे था, ठीक है, अलग अलग वेक्टर्स थे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो कैसा है, Li वेक्टर है, ठीक है, Li है वो सेट, ठीक है। 2 बेसिस ले लिए हमने, ठीक है। हमने देखा कि भाई ये अगर 2 बेसिस हैं तो बेसिस में एलिमेंट सेम होते हैं, ठीक है। एलिमेंट सेम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होते हैं। वैसे वेरी कर सकते हैं, एक उनकी शक्ल अलग अलग हो सकती है, बट नंबर अगर क्वांटिटी की बात करें तो वो सेम ही होते हैं, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ अगर n है तो एवरी सेट जो भी देखो, अगर मान लो वेक्टर स्पेस है कोई, उसका डायमेंशन उसने n दिया है, ठीक है। देन जो कोई भी सेट होगा n जो Li होगा वेक्टर्स का, वो बेसिस बनाएगा, ठीक है। अगर मान लो जैसे R2 R3 ओवर R है, ठीक है, तो अगर मुझे कोई सेट मिल जाए जो Li है और उसमें 3 वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब वो बेसिस ही बनाएगा बस, ठीक है। तो ये कह रहा है वो, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। कैसे हमने निकालते बेसिस, कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। और फिर अगर एक्सटेंशन थ्योरम करी थी कि अगर मान लो कोई f आपके पास जो है फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, तो उसके बेसिस को हम अगर मान लो कोई आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, कोई भी मैंने इन जनरल कोई भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट उसमें से उठा लिया, तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो उसके बेसिस में, क्योंकि बेसिस का लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट या तो वो खुद ही होगा, अगर खुद है फिर तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर वो नहीं है, मतलब उसमें कम एलिमेंट्स हैं, तो अब क्या करेंगे, नया एलिमेंट जैसे मान लो S मैंने ले लिया, ये सारे हैं Li हैं, ठीक है, पर M जो है n से कम है, मान लो n डायमेंशन था पर M जो है n से कम है, तो अब क्या है, मुझे एक को वेक्टर मिल जाएगा जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, ठीक है। एक एलिमेंट मिल जाएगा जो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं होगा, तभी है ना, अदरवाइज़ अगर हो गया तो तब तो उसने स्पैन कर दिया ना उसको, तो नहीं तो उसको डाल दो, बस ऐसे ऐसे एक एक करके इसमें एलिमेंट डाल दो जब तक वो पूरे स्पेस को स्पैन ना कर दें, ठीक है। तो हम ऐसे कहते हैं कि आप कोई भी आपको लीनियर इंडिपेंडेंट सेट दो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो उसके बेसिस तक, ठीक है। और हमने एक और देखा था कि द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ बेसिस ऑफ अ फाइनल डायमेंशन वेक्टर स्पेस इज़ इनवेरिएंट, ठीक है। वो सेम होते हैं, वो हमने देख लिया ऊपर, है ना, कि वो चेंज नहीं होते, वो सेम होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे हम कुछ रिजल्ट्स किए थे इस पर, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से हम एक्सटेंशन थ्योरम हमने कर ली, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक आधा एग्जांपल करके देखते हैं कि कैसे हम इस चीज़ को डील करेंगे, ठीक है। जैसे जो एक्सटेंशन थ्योरम, अभी जब हमने एक्सटेंशन थ्योरम करी, जैसे इसमें मान लो वो कहता है एक्सटेंड सेट ऑफ वेक्टर एस, उसने दे दिया क्या 1 1 1 बिलोंग्स टू सबसेट ऑफ आर क्यूब टू फॉर्म, इसको आप एक्सटेंड करो टू फॉर्म बेसिस ऑफ R3 ओवर R, ठीक है। इसको एक्सटेंड कर दो बेसिस में, ये कह रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक ABC कोई एक एलिमेंट मिलेगा जो लीनियर स्पैन में नहीं है L ऑफ S की, ठीक है। ऐसा ही लेना पड़ेगा हमें, अगर ऐसा लेना पड़ेगा इसका मतलब है अगर मैं उसकी रैंक निकालूँ किसका 1 1 1 जो वेक्टर है और ABC का, तो क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, है ना। तभी है ना, अगर तो रैंक 1 आ गया तब तो ये 0 ही होगा, तब तो या तो सेम होंगे, डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। मतलब रैंक 2 आना चाहिए इस मैट्रिक्स का। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ R2 पे ऑपरेशन लगा दिया, R2 माइनस AR1, तो मेरे पास क्या बना
1 1 1, ये 0 बन गया, b माइनस ए एंड c माइनस ए, ये बन गया। नाउ b माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, b माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ऐसा लेना है जिसमें b माइनस ए नॉट 0। अगर एक भी कैसे है ना यहाँ पे, अगर मान लो ये भी एक भी नॉन ज़ीरो हो गया तो ये 2 कब रैंक आएगा? अगर मान लो ये नॉन ज़ीरो, ये कोई भी एक नॉन ज़ीरो है, बात बन जाएगी, ठीक है, कोई भी एक नॉन ज़ीरो हुआ तो बात बन जाएगी। तो अगर ये 2 इसका रैंक 2 है, तो अगर मैं ये चूज़ कर लूँ ये वाली, तो इसका b माइनस ए नॉन ज़ीरो। तो अब ऐसा कोई आप एज्यूम कर लो, ठीक है, जिसमें b माइनस ए नॉन ज़ीरो, c पे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तो 1 2 3, इसमें b माइनस ए कितना रहा 1 नॉन ज़ीरो, तो इसका मतलब ये एक्सटेंड कर दिया मैंने, ठीक है। कोई भी आप ऐसा उठा लो, आप अपनी मर्ज़ी से 1 3 भी उठा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, 1 3 1 भी नहीं उठा सकते, कोई चक्कर नहीं है वहाँ पे। अब इसको भी एक्सटेंड करना है, अब तो अभी तो क्योंकि हमने कहाँ जाना है, R3 तक जाना है हमें, R3 ओवर R की बात हो रही है, डायमेंशन 3 है उसका। अब इसको भी एक्सटेंड करना है, इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे? अब इसको भी सेम 1 1 1, अब नेक्स्ट आ गया 1 2 3, नेक्स्ट आ गया ABC। इसका जो रैंक है वो कितना आना चाहिए? रैंक कितना आना चाहिए? 3। अब इसको भी वैसे सॉल्व करो आप, इसको भी आप वैसे सॉल्व करेंगे तो 1 1 1 0 1 2 0 b माइनस ए c माइनस ए, ठीक है। ये नॉन ज़ीरो आना चाहिए, डेटा में नॉन ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। यही हमने अभी पीछे देख के आए थे हम कि अगर इसका डेटा में नॉन ज़ीरो आता है, इसका मतलब रैंक 3 है इसका, तो डेटा में नॉन ज़ीरो कब होगा? यहाँ से निकाल लो, a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू नॉन ज़ीरो, ऐसे होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लो आप, एक्सटेंड कर दो, 1 से c माइनस ए आ जाएगा और वहाँ 2b माइनस 2 है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्व करके क्या बनेगा? ये बनेगी इक्वेशन, ठीक। अब ऐसा कोई ABC उठा लो जिसमें ये कंडीशन होल्ड कर रही हो तो आपके पास S2 क्या बन गया? देखो 1 1 1, ठीक है, एक बन गया 1 2 3। अब ऐसा कोई उठा लो जिसमें ये कंडीशन होल्ड कर रही हो, ये कंडीशन होल्ड ना करे, नॉन ज़ीरो आ जाए वो, ठीक है। ऐसा कोई उठा लो आप यहाँ से, तो क्या उठाओगे? अगर मैं उठा लूँ यहाँ पे, ठीक है, कोई भी उठा लो आप, जैसे 2 3 5 उठा लिए तो क्या आएगा? 2 माइनस 6 प्लस 5 पाँच जो 7 है नॉन ज़ीरो, ठीक है। तो ये भी बना देगा, ठीक है। या फिर बस आप सिंपली ऐसे भी लिख दो कि ABC और यहाँ पे कंडीशन लिख दो a माइनस 2b प्लस सी इज़ नॉट ज़ीरो, ऐसे कर, तो ये भी बना देगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम कर जाएंगे, ठीक है, कि अगर V ऑफ F इज़ अ फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, ठीक है, इज़ अ फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड W कोई सब स्पेस है उसका, ठीक है। वही चीज़ सबसेट वाली है कि अगर मान लो V कोई वेक्टर स्पेस है मेरे पास, V कोई वेक्टर स्पेस है और W ओवर F कोई मान लो ये वेक्टर सब स्पेस है, ठीक है, इसका सब स्पेस है, सब स्पेस है, तो मुझे पता है कि डायमेंशन ऑफ जो W होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ V के, ठीक है। इसको ज़्यादा इसमें मतलब अच्छी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है, कर सकते हो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है, डायमेंशन पे चर्चा कर सकते हैं कि कौन किसका कितना क्या डायमेंशन है, ठीक है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, आपके ने निकालना है कि उसके क्या क्या डायमेंशन हैं, ठीक है, ठीक है, दे आर ईजी टू डू, ठीक है। आई एम लीविंग देम एज होमवर्क, ठीक है। सो आप ऐसे ट्राई कर सकते हो x y z, ठीक है, और कंडीशन दे दी है x माइनस वाई इज़ ज़ीरो, y प्लस z इज़ ज़ीरो एंड x प्लस z इज़ ज़ीरो एंड लास्ट इज x प्लस वाई प्लस 2z इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इसका आपने डायमेंशन निकालना है, ठीक है। एक और है x y z, सॉरी x y x
और यहाँ x और y आ रहे हैं r से। इसका कितना है, ये सेकंड हो गया, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया। s का कैसे निकालना है, फिर आ गया थर्ड, ठीक है। इसमें कैसा है, इसमें है 0 y z, इसमें yz कहाँ से आ रहे हैं, r से, ठीक है। तो इसका आप निकाल के बता सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन है जो आपने करने हैं, ठीक है। और भी बहुत एग्जांपल्स हैं जो आप बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंट स्पेसिस में, ठीक है, मैट्रिसेस में बना सकते हो, ठीक है। फिर हमने फंक्शंस में पढ़ा है, वहाँ बना सकते हो। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आप बना सकते हो, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू मच इन द डायमेंशंस पार्ट, ओके, आई एम लीविंग इट टू यू, ठीक है। और अगर फिर आपको कोई दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क, ठीक है। नाउ ये हमें पता है एल ऑफ एस क्या होता है, इज़ अ सबस्पेस, ये हम क्या है, सबस्पेस ऑफ वी, है ना। इफ़, ये तो हमें पता है एस इज सबसेट ऑफ वी, डब्ल्यू ये होता था, ठीक है। और डायमेंशन ऑफ एल एस होता है विद मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन एस, है ना, कि उसी से जनरेट होता है वो, ठीक है। तो आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, डायमेंशंस पे ही चर्चा है। डायमेंशंस के आपने अच्छे से करना है, अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है, ताकि इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ना आए। मैं एक एग्जांपल दे दूँ तो आपको, जैसे मान लो मेरे पास ये है कोई स्पेस, पॉलिनोमियल है, डिग्री लेस देन इक्वल टू 20 वेक्टर स्पेस बनाता है ये, ठीक है। अब मान लो W1 इसका कोई सब स्पेस है, कैसे, इसमें भी सारे पॉलिनोमियल्स हैं सच दैट P डैश x इज इक्वल्स टू 0। तो इसका डायमेंशन बताओ W1 का। तो मुझे पता है P डैश x 0 का मतलब क्या है, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, P डैश निकालोगे तो क्या आएगा, A0 तो चला ही जाएगा, P डैश x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, P डैश x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 20 है, जैसे मान लो ऐसे स्टार्ट होगा ना, A0 A1x अप टू सॉन टू AN x रेज़ पावर 20, A20 ऐसे आएगा। तो कह रहा है कि इसका मतलब ये सारे ज़ीरो हैं, A20 x रेज़ पावर 19 ऐसे कुछ आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। एफ डैश मतलब इसका पॉलिनोमियल का एक बार डेरिवेटिव ले लो, ठीक है, डेरिवेटिव ले लो। तो ये कह रहा है कि ये P डैश x इज 0 है, ठीक है। तो कितनी चॉइसेस बनेंगी आपके पास, कितनी चॉइसेस आएंगी, इसका मतलब सिर्फ एक ही बचेगा जो जो इंडिपेंडेंट है आपके पास, A0। तो कितना डायमेंशन आएगा, ठीक है, एक आएगा, 2 आएगा या 19 आएगा, प्लीज़ चेक दिस, ठीक है। P20 के तो डायमेंशन 21 होंगे ना, प्लीज़ चेक दिस कि इसका क्या डायमेंशन आएगा, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग यू हिंट, ठीक है। P डैश 0 है, इसका मतलब ये सारी टर्म 0 हो जाएंगी, सिर्फ ये बचेगा आपके पास जो इंडिपेंडेंट है। सो प्लीज़ चेक इट, ठीक है। उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकता है कि डिफरेंट ज़ीरोज़ दे रखी हैं उसने, ठीक है, उस पर पूछ सकता है, ठीक है। दैट P ऑफ 0 इज़ 0, P ऑफ 1 इज़ 0, ठीक है। तो वैसे कुछ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। डायमेंशंस पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। एक रिज़ल्ट बनता है, वो आप देख लो। इफ़ रैंक ऑफ A इज़ R, ठीक है, हम थोड़ी डिटेल में जाएंगे इसमें, ठीक है। R एंड देन मान लो को W स्पेस आपके पास X सच X बिलोंग्स टू MN R सच दैट AX इक्वल टू 0, ठीक है। इज़ अ सब स्पेस, पता है हमें सब स्पेस इज़ अ सब स्पेस ऑफ MN R, सब स्पेस बनाता है। डायमेंशन कितना आएगा, डायमेंशन आएगा इसका टोटल डायमेंशन होता है n², n क्रॉस n मैट्रिक्स है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ W कितना आएगा, टोटल होते हैं n² माइनस NR, ठीक है, जितने सोल्यूशंस बनते हैं इसके, ठीक है। तो ये कितने बनेंगे, n इंटू n माइनस R, ठीक है।
तो इस पे चर्चा कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट एक और रिजल्ट है कि इफ़ कोई वेक्टर स्पेस आपके पास वी ऑफ एफ इज़ अ वेक्टर स्पेस एंड बी उसका कोई बेसिस दे रखा है, अल्फ़ा वन मान लो, या V1 V2 अप टू सॉन टू Vn कोई उसका बेसिस है, देन एवरी वेक्टर, कोई भी वेक्टर उठा लो आप V का, उसको यूनिकली आप लिख सकते हो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ B, ठीक है। ये बात पक्की है। वो क्या कह रहा है कि मेरे पास कोई वेक्टर स्पेस है V ओवर F, ठीक है, इसका मुझे बेसिस दिया हुआ है, ठीक है। बेसिस क्या है इसका, V1 V2 Vn, ठीक है, ये को मान लो बेसिस, ठीक है। अब वो कह रहा है इसका मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊँ, जैसे मान लो कोई भी मैंने एलिमेंट उठा लिया, मान लो WI, तो कह रहा है इसको मैं यूनिकली लिख पाऊँगा लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फ़ा आइज़ I1 to n अल्फ़ा आइज़ VI's, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ अल्फ़ा आइज़ बिलोंग कर रहे हैं फील्ड से और VI तो आपके पास कहाँ से, बेसिस से आ रही है, ठीक है। तो यूनिकली लिख सकते हैं हमें। तो इसका मतलब है कि अगर कोई आपके पास बेसिस दे रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी वेक्टर्स के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैसे R2 था, R2 का अगर मैं स्टैंडर्ड बेसिस लूँ 1 0 0 1, ठीक है, तो अगर अब मैं R2 का कोई भी एलिमेंट लिखूँ तो उन बेसिस के रिस्पेक्ट में वो यूनिकली लिखा जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मुझे पता है कि उसको कैसे लिखा गया है, ठीक है, अगर मुझे पता लग जाए, कोऑर्डिनेट्स पता लग जाए कि हाँ भाई ये अल्फ़ा इस के हैं, तो मैं बता सकता हूँ कि वो कैसे लिखा गया होगा फिर, ठीक है। मतलब अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स का पता लग जाए रैदर देन गोइंग आफ्टर बेसिस, सपोज यू नो द अल्फ़ा इज, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आसान है करना, प्रूव भी इतना इसका कुछ उतना मुश्किल नहीं है कि दो अगर कॉन्ट्राडिक्शन से कर दो प्रूव इसको, कैसे कि एक मान लो इसकी एक नहीं है, जैसे इसमें बोला है कि यूनिक ही होती है, तो जब भी ऐसा होता है तो मोस्टली हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर देते हैं कि मान लो दो नोटेशन है उसकी, अल्फ़ा आई एक मान लो मुझे एलिमेंट मिल गया, इसको नाम देते हो W1, एक एलिमेंट मिल गया, इसको मैंने लिखा I1 to n अल्फ़ा आई VI, और एक W2 मिल गया, और सॉरी इसी W1 को मैं ऐसे भी लिख पा रहा हूँ I1 to n बीटा आई VI। अब दोनों सेम हैं, देखो तो इक्वलिटी है दोनों में, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, ये क्या आएगा, अल्फ़ा आई माइनस बीटा आई समीशन I1 to n VI 0, ठीक है, यही आएगा आपके पास। अब ये VI 0 होंगे नहीं, बेसिस हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा आई माइनस बीटा इंडिपेंडेंट सेट बनाता है तो इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब अल्फ़ा इज इक्वल्स टू बीटा आई, तो एक ही नोटेशन बनी ना, यूनिक ही नोटेशन बनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखी, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट आता है, अगर W1 एंड W2 आर सब स्पेसिस हैं किसके, सब स्पेसिस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F, अगर मान लो इसका कोई सब स्पेस है ये, ठीक है, W1 W2 सब स्पेसिस, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या होगा, डायमेंशन ऑफ W1 निकाल लो, डायमेंशन ऑफ W2 निकालो, माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कर दो, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला मिल जाता है जब हम फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में बात करते हैं तो, ठीक है। तो इसको आप देखना है आपने, ठीक है, ये आप एक रिजल्ट है जो आपने ध्यान रखना है, प्रूव भी कर सकते हो आप इसका, वी आर नॉट गोइंग आफ्टर दैट, ठीक है। और अगर वो डिसजॉइंट है तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा, तो W1 प्लस W2 क्या आएगा, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है। तो आप वैसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है, उस नज़रिए से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक इन लीनियर अलजेब्रा इज ऑर्डर्ड बेसिस एंड कोऑर्डिनेट्स। अभी हम पीछे सीख के आए हैं कि अगर मान लो V को F कोई वेक्टर स्पेस है और B उसका बेसिस है, तो हम वेक्टर स्पेस का जो भी कोई भी एलिमेंट उठा लो, उस एलिमेंट को हम यूनिकली लिख सकते हैं, ठीक है, यूनिकली लिख सकते हैं विद द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ जो आपकी बेसिस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऐसे ही है, ठीक है। अब वही चीज़ मैं यहाँ दोहराऊँगा, ठीक है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से, जैसे अ बेसिस इन विच एलिमेंट एट ith पोजिशन इज़ कंसिडर एज ith एलिमेंट, ठीक है, ऑफ द बेसिस इज़ नोन एज ऑर्डर्ड बेसिस। क्या है कि ऐसा बेसिस जिसमें जो ith पोजिशन पे है,
ठीक है, उसको ith एलिमेंट ही मानेंगे। जैसे अब देखो, जैसे मैंने जब अभी बेसिस लिख के हम ऐसे लिख रहे हैं बेसिस v1 v2 अप टू सो ऑन टू vn, पर अभी तो ये कैसा सेट है नहीं, तो सेट में ऑर्डरिंग तो मैटर करती नहीं। पर हम क्या कह रहे हैं, अब हम बोला कि अगर ये सेकंड नंबर पे है तो ये सेकंड ही एलिमेंट है, सेकंड पोजीशन पे है तो ये सेकंड एलिमेंट है। तो अब मैंने ऑर्डरिंग फिक्स कर दी, ठीक है। अब मैं इसको इनको हिला नहीं रहा, इधर उधर नहीं कर रहा कहीं, तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, इसको मैंने फिक्स कर दिया। दैट इज़ हम मैं बोल रहा हूँ कि अब बेसिस इन विच, ऐसे बेसिस जिसमें क्या हो द एलिमेंट एट द ith पोजीशन, कोई ith पोजीशन पे एलिमेंट है, ठीक, इज़ कंसीडर्ड एज द ith एलिमेंट ऑफ द बेसिस, ठीक है। तो अगर मान लो बेसिस मैंने बना दिया, तो मैं बोलूँगा अगर ith एलिमेंट पे जो ith पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ith एलिमेंट है बेसिस का, ठीक है। मतलब पोजीशन फिक्स कर दी। अर्लियर क्या था, ऑर्डरिंग नहीं थी, कुछ भी हो सकता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, ऑर्डर फिक्स कर दिया। अब एक बार अगर ऑर्डर फिक्स कर दिया तो अब जैसे लिखेंगे वो भी यूनिकली लिखा जाएगा वो, ठीक है। अगर मान लो वो ऑल्टर हुआ तो फिर तो बेसिस तो उसकी ऑर्डरिंग ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो अब जो एलिमेंट लिखा जाएगा उसके कोऑर्डिनेट फिक्स होंगे, ठीक है। तो अब लिखते हैं इफ़ वी वी इज़ द, मान लो कोई ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है। मान लो इफ़ ये कोई क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस ऑफ वी ऑफ एफ, देन अगर ऑर्डर बेसिस है तो C1 C2 अप टू सो ऑन टू Cn is said to be coordinate W V belongs to V with respect to BV। तो क्या कह रहे हैं आप, देखो वही जो हमने पहले बोला था कि अगर मान लो बेसिस हैं तो वेक्टर्स का कोई एलिमेंट उठाओ, उसको जो उसकी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन होगी उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेसिस की फॉर्म में, बट वो यूनिक रिप्रेजेंटेशन होगी। वही हम यहाँ कह रहे हैं। अब हम कह रहे हैं, अब हमने क्या कर दिया, हमने एक काम कर दिया, हमने बेसिस को फिक्स कर दिया, ऑर्डर कर दिया उनको हमने कि अब ऑर्डरिंग हिलेगी नहीं। तो अब इसका मतलब है कि अगर मान लो बेसिस का कोई एलिमेंट, अगर मैं कोई वेक्टर को कोई एलिमेंट उठाऊँ, वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट उठाऊँ, वी उठा लिया, तो पक्का ये कुछ ऐसे लिखा जाएगा v1 C2 v2 अप टू सो ऑन टू Cn vn, फिक्स हो गया ना। अब तो ये Ci's vi's फिक्स हो गए। अब ऐसा नहीं मैं इसको पहले लिख लूँ इसको बाद में लिख लूँ, क्योंकि अब ऑर्डरिंग मैटर कर रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि अब ये जो है आपके पास Ci's हैं, ये क्या, इनको आप बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स किसके, v के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और विद रिस्पेक्ट टू, ये ज़रूरी है कहना, विद रिस्पेक्ट टू किस कोऑर्डिनेट्स तो हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू कौन से बेसिस, क्योंकि बेसिस तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो कौन से बेसिस के रिस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट मैटर्स। तो वो हमें पता है, यहाँ पे बी लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है बी। तो जो Ci's हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं v के विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, ठीक है। और इस जब मैट्रिक्स लिखते हैं तो हम जो आपका पहला कोऑर्डिनेट आया उसको हम ऐसे लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं लिखना तो हम इसको ऐसे लिख लो C1 C2 अप टू सो ऑन टू Cn और इसका ट्रांसपोज, ठीक है। क्वेश्चन जैसे सिंपल सा अगर हम एग्जांपल लें, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, इसका कोऑर्डिनेट निकालो 5 + 9x + 7x स्क्वायर, ठीक है। ये P2R से मैंने एलिमेंट उठाया और ऑर्डर्ड बेसिस दिए 1 + x स्क्वायर, 1 + x एंड 1 + x + x स्क्वायर, ये हैं ऑर्डर्ड बेसिस। अब इस बेसिस के रिस्पेक्ट में मुझे बताना है कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अब इस चीज़ को समझते हैं पहले, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस चीज़ को पहले समझते हैं। कैसे समझेंगे, देखो अगर तो स्टैंडर्ड बेसिस होते तो P2 में स्टैंडर्ड बेसिस, देखो स्टैंडर्ड बेसिस P2 में क्या होते हैं 1x स्क्वायर। तो जो ये है 5 + 9x + 7x स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिखता बेसिस की फॉर्म में, इसकी रिप्रेजेंटेशन यूनिक होती है, जैसे क्या 5 × 1 + 9 × x + 7 × x स्क्वायर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 5 9 9 7, ये कोऑर्डिनेट आ गए। ये आगे विद रिस्पेक्ट टू कौन से बेसिस, ये हैं विद रिस्पेक्ट टू ये जो स्टैंडर्ड बेसिस है, स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में जो इसके कोफिशिएंट थे वही इसके कोऑर्डिनेट्स बन गए, है ना। अब फिर उसने बेसिस चेंज कर दिया, अब वो कह रहा है कि इसको आपको पहले लिखना पड़ेगा किस फॉर्म में, बेसिस की फॉर्म। तो बेसिस के ए अब क्या है, ए अब मुझे पता है ये क्या है, वेक्टर का एलिमेंट, वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है,
इसको मैं कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ बेसिस के, तो बेसिस मुझे उसने दिए हुए हैं यहाँ पे, उसने अपनी तरफ से कोई बेसिस उठा के दे दिया हमें, जैसे ये उसने बेसिस दे दिए। तो ये ए बी सी कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे, जो ए है ये बी है सी, ये निकालना होता है। तो यहाँ से निकाल लो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, ठीक है। देन बी प्लस सी इक्वल्स टू 9, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 7। निकाली, इक्वेशंस निकाली यहाँ से, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी आएगी -2, सी की वैल्यू आएगी 5। निकाल के देख लो आप, बी प्लस सी करोगे ये 3 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, ये 3 लिखा है मैंने, 9 लिखा है, चलो कोई बात नहीं, अगर 9 इसको 3 लिखते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग चलेंगे फिर हम। तो ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ठीक है, डजंट चेंज मच, और ये 3 है। अब देखो, अब 5 प्लस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। ए प्लस सी करेंगे 7 आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी करेंगे 0 और 5, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जो है वो ये है कि जो 5 प्लस 3x प्लस 7x स्क्वायर था, वो जो नए बेसिस आए उन कैसे लिखा गया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए, उसके कोऑर्डिनेट्स आए 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स प्लस 5 टाइम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस P2R का, इसकी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू इन, ये बेसिस है, ऑर्डर्ड बेसिस हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। विद रिस्पेक्ट टू दीज बेसिस अगर मैं देखूंगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे 2 - 2 5। फ़र्क आ रहा है, देखो जब मैंने इस जो उसने दी हुई थी इस बेसिस के हिसाब से मैंने उसके कोऑर्डिनेट निकाले, तब उसके कोऑर्डिनेट्स ये आ रहे हैं, और अगर बेसिस मेरे पास स्टैंडर्ड है तब मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस सिस्टम में हो, उस सिस्टम के क्या बेसिस है, ठीक है। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और यही आपको हेल्प करेगा बाद में कि जब आपने एक बेसिस से दूसरे बेसिस में मैट्रिक्स बनानी है वो कैसे बनेगी और उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। दैट वी विल डू, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ऑफ वेक्टर सबस्पेस डायमेंशन सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V3 Z3 आर देयर, ठीक है। ऐसे पूछ लेता है, या कोई फॉर्मूला डायरेक्टली कुछ पूछ लिया, नंबर ऑफ डिफरेंट वन डायमेंशनल सबस्पेसेस ऑफ वेक्टर स्पेस Vn, ठीक है, इसके पूछ लिए, ठीक है, इसके पूछ लिए कि इसके बताओ भाई इसके कितने आपके पास कितने नंबर ऑफ डिफरेंट वन डायमेंशनल सबस्पेसेस उनके ऊपर वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो इसकी इनके कैसे निकालने हैं, ठीक है। तो नॉन ज़ीरो वेक्टर तो हमें पता है कितने होंगे इसके, p⁻n -1, ठीक है। इसके कार्डिनेट ऐसे ही लिखते हैं ना, ZP, इसकी कार्डिनेट p और जो इसका है वैसे पावर है, ठीक है। टोटल तो ये बनेंगे, नॉन ज़ीरो है तो ये बन जाएंगे आपके पास, ये बन जाएंगे। और कैसे लिखने हैं हमने, वन डायमेंशनल, राइट, ठीक है। वन डायमेंशनल मतलब L ऑफ, मान लो V1 लिख दिया, ठीक है, ये कुछ जनरेट करके देगा, ठीक है। देन L ऑफ V2 कोई बना दिया हमने, L ऑफ V3, ऐसे बनाते जाओ आप, ठीक है। वन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे ना, नंबर ऑफ सेट कंटेनिंग सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर, ठीक है, सिंगल नॉन ज़ीरो वेक्टर कंटेन करेंगे अगर कोई सेट है इसका बनाना, वन डायमेंशनल यही होगा ना ऐसे। तो कितनी चॉइसेस हैं इसके पास, ये क्या L ऑफ S क्या बनेगा, अल्फ़ा टाइम्स V1 सब स्पेस बनाता है, वो कितना वन डायमेंशनल है, और कितनी चॉइसेस हैं अल्फ़ा के पास, p² -1 नॉन ज़ीरो, ठीक है, ऐसे ही है ना। और अब मैं अगर ऐसा ले लूँगा, ठीक है, 2 टाइम्स V, तो ये भी सेम ही जनरेट करेगा, है ना, ऐसे सारे जनरेट करेंगे, ठीक है। सो एवरी ग्रुप ऑफ p-1, एवरी ग्रुप ऑफ p-1 नॉन ज़ीरो वेक्टर्स जो होंगे इसकी क्या जनरेट करेंगे, जनरेट
सेम वन डायमेंशनल सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस वी एन जेड पी। तो क्या बनेगा, कितने बनेंगे जब आप निकालेंगे, इसको डिवाइड कर दो तो क्या बनेंगे 1 प्लस पी प्लस अप टू सो ऑन टू पी रेज़्ड टू पावर n माइनस 1। तो इतने सब स्पेसिस बनेंगे जिनका डायमेंशन 1 होगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन पूछ लेगा उस पर तो आप कर सकते हैं उस पर। ठीक है, तो ऐसे आपने करना है, मेन बात है कि ऐसे आपने डील करना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कोसेट। कोसेट क्या होता है, अगर मान लो कोई आपका वी ऑफ एफ क्या है आपके पास वेक्टर स्पेस, ठीक है, और डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू इज़ अ सबस्पेस ऑफ वी, देन डब्ल्यू प्लस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू वी प्लस अल्फ़ा। और ठीक है, यह हम वी कहाँ से आ रहा है, डब्ल्यू से। ठीक है, और अल्फ़ा की जगह आप अगर आप मेरे ख्याल से रुको इसको ऐसे लिखते हैं ताकि समझ आ जाए, इसको ऐसे लिखते हैं वी 1। ठीक है, और इसका मतलब हुआ ये आपका डब्ल्यू आ रहा है कैपिटल डब्ल्यू से और V1 आ रहा है V से। ठीक है, वी लिया ना मैंने, वी ये, और V आ रहा है कैपिटल B से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, अगर आपके पास जो ग्रुप का जो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है, जो इसका एलिमेंट है, अगर वो आपका राइट से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, राइट से, डब्ल्यू के पास राइट से आ रहा है, तो इसको बोलेंगे राइट कोसेट। और अगर ये ऐसे आए v प्लस डब्ल्यू, अगर ये लेफ़्ट से आए तो हम इसका नाम दे देंगे लेफ़्ट कोसेट। और लेफ़्ट कोसेट को कैसे डिफाइन करेंगे, लेफ़्ट कोसेट लिखा जाएगा v प्लस डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू कहाँ से आ रहा है, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये आ गया लेफ़्ट एंड राइट कोसेट। अगर v एबिलियन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, तब लेफ़्ट कोसेट राइट कोसेट सेम ही चीज़ है। ठीक है, कोई डिस्टिंक्शन नहीं रहती उसमें। ठीक है, और एक और चीज़ है, अब देखो v एलिमेंट तो किसका है, वेक्टर स्पेस का, और W क्या है, सबसेट है वेक्टर इसका V का। तो हो सकता है ना कि जो V है ये भी हो सकता है कि वो W में ही हो। तो अगर ऐसा केस बन जाए, ठीक है, अगर आपके पास ये जो V आया है, ठीक है, आप ऐसे लिख रहे हो ना ऐसे, अगर मान लो ये V है, ये V अगर मान लो W में ही आ गया तो ये क्या है, ये W ही बना देगा उसको, इनहेलिट कर लेगा उसको। ठीक है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही है, क्यों, अब देखो आसान है करना, ऐसा कुछ मुश्किल तो है नहीं कि अगर मान लो W बिलोंग कर रहा है कैपिटल, तो W माइनस V बिलोंग करेगा W, क्योंकि V एंड W दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, मुझे पता है W तो इसमें था ही, और V भी किस में एज्यूम किया मैंने, इसमें। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ना वो, कि नहीं करेगा। ठीक है, तो V, अब इसी को इसको ऐसे लिख लूँ, देखो इसी को थोड़ा रीअरेंज करके ऐसे लिख लूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है उससे, इसको ऐसे लिखता हूँ W माइनस V प्लस V, इज इक्वल्स टू W, ये अगेन इसे ऐसे लिख सकता हूँ, W को मैंने ऐसे लिख लिया V प्लस W, लिख सकता हूँ ऐसे, ये V से V कैंसिल, W आ जाएगा दोबारा घूम के। ठीक है, ये किसको बिलोंग करेगा, W, और ये किसको बिलोंग करेगा, W प्लस V को। ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर बता दिया ना, ये कि देखो कि ये तो पूरा ये जा रहा था किस में, W में, और एक V एक्स्ट्रा आ गया, तो ये पूरा किस में चला गया, V प्लस W में। ठीक है, तो मैंने क्या बता दिया कि जो W है वो कंटेन है W प्लस अल्फ़ा में। ठीक है, ऐसे ही आप अदरवाइज भी प्रूव कर सकते हो।
ईजी है करना। ठीक है, मैंने क्या लिया, एक मैंने एलिमेंट, देखो क्या है, मैंने एलिमेंट उठाया W से, W से एलिमेंट उठाया। अब इसका मतलब है, दोबारा से को थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर मैंने W से एलिमेंट उठाया तो जो x माइनस वी होगा वो भी W को बिलोंग करेगा, क्योंकि वो सब ग्रुप है, सॉरी सब स्पेस है वो। ठीक है, और जो V है वो कहाँ से आ रहा है, W से, कोई दिक्कत नहीं है ये। ठीक है लिखना। अब इसी को देखो x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वी प्लस वी लिख सकता हूँ ऐसे। पर ये किसको बिलोंग कर रहा था, W को, तो ये किसको बिलोंग करेगा, W प्लस वी को करेगा। पर ये क्या आया सॉल्व करके, x बिलोंग्स टू W प्लस वी। x स्टार्ट कहाँ से था, W से, x आया कहाँ इसमें, x W प्लस वी में, तो इसका मतलब जो है कि W जो है कंटेंड हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कैसे किया है। ठीक है, तो अगर, ठीक है, ख़त्म होती बात ये है कि अगर आपके पास V जो है, अगर आपके पास V जो है वो अगर W को बिलोंग कर रहा है तो W प्लस V क्या आएगा, W ही आएगा। ठीक है, ऐसे करना। सेकंड, अगर W प्लस V है और W प्लस V1 है और W प्लस V2 है, तो ये आएगा W प्लस V1 प्लस V2। अल्फ़ा टाइम W प्लस V है तो दिस इज़ नथिंग बट W प्लस अल्फ़ा टाइम V। ठीक है, और थर्ड क्या है, ये 1 2, और तीसरा क्या है, अगर मान लो ये 2 बराबर हो जाते हैं तो ये तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ V1 माइनस V2 बिलोंग्स टू W, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा अगर ये V1 माइनस V2 किसको बिलोंग कर रहे हैं, W को। ठीक है, क्यों, क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं वो भी देखते हैं, हमें पता है, देखो W प्लस V माइनस W प्लस P1 और W प्लस P2, दिस इज इक्वल्स W। ठीक है, और यहाँ से क्या है W, इसको कैसे लिखेंगे, V1 माइनस V2 इक्वल्स टू W। तो अगर ये कब आता है W में, जब अभी पीछे पढ़ के आए हैं हम, जब ये वाली चीज़ क्या होती है, ये V1 माइनस V2 किसको बिलोंग करे, W में। ठीक है, तभी पॉसिबल है। अगर मैंने इक्वालिटी यहाँ ज्यूम कर ली कि इक्वालिटी है इसमें ऊपर, तो तभी पॉसिबल है अगर ये W को बिलोंग करे, अदरवाइज़ तो नहीं है। ठीक है, ठीक है, कर लोगे इसे। ठीक है, कैसे करना है, ठीक है। अभी कैसे आया वो आपने समझना है। ठीक है, कैसे हमने ये प्रूव किया। ठीक है, क्या दिया था हमारे पास, ठीक है, W प्लस V1 इज इक्वल्स टू W प्लस V2। ठीक है, ये दिया था हमारे पास।
ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि दो कोसेट बराबर कब होंगे, तो कब बराबर होंगे दो कोसेट, अगर V1 V2 जो है यहाँ से ले रहे हैं हम, वो W में ही जा रहे हैं, W में ही बिलोंग कर रहे हैं, तभी होंगे बराबर, अदरवाइज़ नहीं होंगे। ठीक है, ये बात पक्की है, ये कह रहा है वो। ठीक है, ठीक है, इसको देखें ज़रा एक बार। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी देख लें, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप ऐसे इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, कि आप एक तरफा पहले हम ये प्रूव कर लेते हैं कि W प्लस वी इज़ इक्वल्स टू W प्लस V2, ये हमें गिवन है। ठीक है, ये हमें पता है। अब W क्या है, सब स्पेस, तो ज़ीरो बिलोंग करेगा, पक्का करेगा। ठीक है, तो V को मैं ऐसे लिखूँ, V1 को मैं ऐसे लिखूँ, 0 प्लस V1, ये किसको बिलोंग करेगा, W प्लस V1 को करेगा। और सिमिलरली अगर मैं देखूँ, अगर 0 किसको बिलोंग करेगा, अगर ऐसे ही चलें, सेम ही ऑन द सेम लाइन चले, सॉरी, अगर ऑन द सेम लाइन चले तो V1 जो है, ठीक है, तो ये बिलोंग करेगा। अब क्योंकि हमने एजम्पशन क्या लेके चली, ये वाली, तो इसका मतलब ये W प्लस V2 को भी जाएगा। ठीक है, यही जाएगा वहाँ से। ठीक है, और अगर ऐसा है, ठीक है, और अगर ऐसा है तो V1 जो होगा वो किसके बराबर होगा, कुछ W स्मॉल w प्लस V2। इसका मतलब है V1 माइनस V2 किसके बराबर आया, W, और W किसका एलिमेंट है, कैपिटल W का। यही है, तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो V1 माइनस V2 है वो बिलोंग कर रहा है W को। लेके क्या चले थे, लेके चले थे कि वो दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, समझ आ गया कैसे किया हमने। ठीक है, कि हमने ये दोनों को इक्वेट कर दिया। ज़ीरो में पता है सब स्पेस है, क्योंकि W तो ज़ीरोज़ में होगा, तो V1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस V1, और 0 किसके W को बिलोंग कर रहा है, तो इसको ये, इसका मतलब 0 W में आ गया, और V ये लिख दिया मैंने ऐसा, तो V1 को ये लिख दिया मैंने, सॉरी ये V1, और मुझे पता है W प्लस V1 किसके बराबर है, W प्लस V2, तो ये आ गया V2, W प्लस V का ये आ गया V1 आ गया W प्लस V2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे ये था V1। ठीक है, अब इक्वालिटी से मुझे पता है W प्लस V1 इज इक्वल टू W प्लस V2, तो वहाँ मैंने ये यूज़ कर लिया। ठीक है, और W क्या है, स्मॉल w कोई एलिमेंट है कैपिटल W का, वो लिख दिया मैंने। तो V1 को V2 को इस तरफ ले आया, तो इक्वल टू W किसका एलिमेंट कैपिटल W का, इसका मतलब V1 V2 किसको बिलोंग कर रहा है, W को। ईजी। सेकंड पार्ट, ठीक है, रिवर्स पार्ट अगर प्रूव करने की, मान लो V1 V2 मेरा बिलोंग कर रहा है W, अगर ये है, ठीक है, तो मैंने क्या बताना है, मैंने बताना है W प्लस V1 इज इक्वल्स टू W प्लस V2, यही बताना है। अब देखो ये गिवन है, इसका मतलब है कि जो V1 माइनस V2 है वो किसी स्मॉल W0 के बराबर होगा। W0 कहाँ से आ रहा है, कैपिटल W से, ट्रू। इसका मतलब है V1 जो होगा वो कुछ W0 प्लस V2 फॉर्म का होगा, पक्की बात है। नाउ लेट्स टेक, एक एलिमेंट उठा लिया मैंने, कहाँ, X उठा लिया, कहाँ से, W प्लस V1 से। ठीक है,
अगर यहाँ से x उठा ली तो इसको कैसे लिखूँगा, x इक्वल्स टू w स्मॉल w प्लस v1। ठीक है, इसका मतलब x को ऐसे लिख सकता हूँ मैं w प्लस v1, मैंने ऊपर निकाला, v1 क्या है w नॉट प्लस v2। इसका मतलब है ये क्या आ गया, w प्लस w नॉट प्लस v2, क्योंकि दोनों सब स्पेस हैं। W कैपिटल W से आ रहा है, ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं, कैपिटल W, पूरे का पूरा कहाँ से आएगा, W से, कैपिटल W से। ठीक है, इसका मतलब है कि x किसको बिलोंग कर गया, W प्लस v2 को। अब x लिया कहाँ से था, वो देखो, हम x स्टार्ट किया था v1 से, हमने प्रूव कहाँ कर दिया, v2 में। तो एक तरफ हमने इंक्लूजन रिलेशनशिप शो कर दी कि दैट दिस इज़ कंटेन्ड इन w प्लस v2। ठीक है, सिमिलरली आप वापस जैसे बैकवर्ड भी कर सकते हो, कैसे कि v1 माइनस v2 इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 बिलोंग्स टू w। ठीक है, सेम अब यहीं से क्या आ जाएगा, रिवर्स पार्ट, दैट दिस इज़ v2, जैसे हमने पीछे किया, इक्वलिटी आ गई यहाँ से। ठीक है, तो हम ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है आपको तो यू विल बी एबल टू सॉल्व और राइट द प्रूफ ऑफ दिस अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अगर फिर भी अगर आपको इसमें कुछ दिक्कत आती है देन यू कैन आस्क मी। ठीक है, आई एक्सप्लेन इट अगेन। ठीक है, वैसे आनी तो नहीं चाहिए बट स्टिल if you find any issues here then you can ask me। ठीक है, let's move forward from here। okay, I think we have done quite enough stuff on dimensions। ठीक है, and then we have started the coset, right। और कोसेट मैंने आपको बता दिया कैसे लिखा जाता है, ऑर्डिनरी ऑर्डर्ड बेसिस की बात कर ली हमने। ठीक है, और ये हमने बात कर ली आपके कोसेट की। नेक्स्ट आता है आपके पास कोशेंट स्पेस। ठीक है, कोशेंट स्पेस, ये कुछ पैरेलली आपके पास जैसे कोशेंट ग्रुप होता है वहाँ जी ओवर एच करते हैं, यहाँ स्पेस के बाद यहाँ वेक्टर स्पेस यहाँ वी ओवर डब्ल्यू आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, वी आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। ठीक है, एंड डब्ल्यू क्या है आपका सब स्पेस है, W आपका क्या है, सब स्पेस है ऑफ V। देन द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स। ठीक है, सेम जैसे ग्रुप थ्योरी में आपने किया है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स मैंने W प्लस V ले लिया और यहाँ V किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल V को। ठीक है, ये V किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल V को। तो ये कोसेट जो इसका सेट बनेगा इसको आप, ठीक है, ये वेक्टर स्पेस बनाता है ओवर द सेम फील्ड F, जिसके ऊपर V, जैसे मान लो V ओवर F था तो ये भी जो है ये भी बनाएगा, वेक्टर फील्ड बनाएगा। ठीक है, वेक्टर स्पेस बनाएगा ये भी ओवर द सेम फील्ड। ठीक है, ऑपरेशंस कैसे हैं ये हम अभी ऊपर देख के आए हैं कि W प्लस अगर V है और W सॉरी ठीक है, और आपके पास W V1 है और W प्लस V2 है, तो क्या आएगा, W प्लस V1 प्लस V2। ठीक है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमने अभी ऊपर देख के आए हैं कैसे करते हैं कि ये अनचेंज रहता है और ये अल्फा टाइम्स बीटा। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है ठीक है, और अगर हम बात करें डायमेंशन की, डायमेंशन ऑफ V ओवर W का क्या होता है, तो ये होता है डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। कब होता है, जब V इज़ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, जब ऐसा केस है देन डायमेंशन ऑफ V अपॉन W इज अ डायमेंशन ऑफ V माइनस डायमेंशन ऑफ W। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखे हम, जैसे कई बार वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि मान लो A कोई मैट्रिक्स दे दी उसने 1 0 1 0 1 0 1 0 0।
ठीक है, ये मैट्रिक्स दे दी और डब्ल्यू उसने कोई स्पेस बना दिया, वो सारे पॉलिनोमियल्स सच दैट पी ऑफ एक्स इज़ पॉलिनोमियल इन एक्स। ठीक है, देन पूछ रहा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ M3R ओवर W। ठीक है, इसके डायमेंशन पूछ रहा है वो। ठीक है, अब करना कैसे है, देखो मुझे ये तो पता है, पहले तो मुझे ये देखता हूँ कि इसकी शक्ल कैसी है। देखो ये है W क्या है उसने पॉलिनोमियल्स, इसका मतलब है ये क्या होगा W प्लस कुछ A मैट्रिक्स A बिलोंग्स टू M3 ओवर R। ऐसे शक्ल तो कुछ ऐसी होगी इसकी। ठीक है, अब पहले पॉलिनोमियल पर नज़र मारते हैं। P ऑफ एक्स क्या होगा A0 A1x अप टू सो ऑन टू ऐसे। ठीक है, अब हमें तो P ऑफ A बोला है उसने, P ऑफ A क्या होगा A0 I आइडेंटिटी मैट्रिक्स A1 A ऐसे A2 A स्क्वायर अप टू सो ऑन टू ऐसे। अब मुझे पता है जो W है वो किससे स्पैन होगा I A स्क्वायर ए क्यू अप टू सो ऑन टू ऐसे ऐसे होगा। बट बाय कैले-हैमिल्टन थ्योरम वो क्या कहते हैं दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना है 3, उसका ऑर्डर कितना है 3, दैट इज ए कैसी है वो डायमेंशन कितना उसका 3। ठीक है, थर्ड ऑर्डर जो पॉलिनोमियल का ऑर्डर बनेगा 3x3 मैट्रिक्स में 3 बनेगा। तो किससे जनरेट होगी वो L ऑफ I A एंड A स्क्वायर। जो क्यूब है वो अगेन इन 2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, 3 की फॉर्म में आइडेंटिटी A एंड A स्क्वायर की फॉर्म में। ठीक है, अब इसका मतलब है कि जो W है वो इन 3 से जनरेट हो रहा है। क्या एक A उसने दे रखा है क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 सॉरी 1 0 0 A आएगा A, यहाँ से A स्क्वायर निकाल लो, ये आएगा 2 0 1 0 1 0 1 0 1, ये A स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब A स्क्वायर क्या है A स्क्वायर क्या है A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AI प्लस BA। ठीक है, लेट A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AI प्लस BA। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या मैं इसके कॉम्बिनेशन में तो नहीं लिख पा रहा। ठीक है, मैंने बस कुछ देख रहा हूँ, अगर तो लिख पाया लेट मैंने मान लिया कि मैं इसकी कॉम्बिनेशन में लिख पाया। इंडिपेंडेंट भी तो प्रूव करना है। ठीक है, कि है इंडिपेंडेंट कि नहीं। ठीक है, स्पैन तो कर दिया उसने। अब अगर मैं यहाँ से A स्क्वायर की वैल्यू पुट करूँ, ठीक है, अगर मैं वैल्यूज़ पुट कर दूँ यहाँ पे तो मुझे पता ही है 2 0 1 0 1 0 1 0 1 A स्क्वायर ये है, यहाँ पुट करेंगे तो A 0 0 0 A 0 0 0 A आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई और A के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और B 0 B 0 B 0 B 0 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा कि ये आप इसके कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनेगा, देख लो A प्लस बी, यहाँ भी A प्लस बी, यहाँ आएगा A। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। क्या बनेगा देखो A प्लस बी इज़ 2 A प्लस बी इज़ 1। ठीक है, ये तो बन ही नहीं रहा A इक्वल टू 1, तो B की वैल्यू 0, B की तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इसका मतलब A की वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेगी दैट इज़ 0 0। ठीक है, मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में तो ये नहीं है। इसका मतलब जो डायमेंशन ऑफ W है वो है 3, ये तो पता लग गया। और डायमेंशन ऑफ M3 ओवर R 3x3 मैट्रिक्स है तो और डायमेंशन कितना बन गया 9। ठीक है, अब मुझे पता है डायमेंशन ऑफ M3 ओवर R और W क्या होगा डायमेंशन ऑफ M3R माइनस डायमेंशन ऑफ W। इसका मुझे पता है 9, इसका मेरे पास अभी निकाल के आ गया 3, सो दैट इज 6।
प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ ये थी कि W का डायमेंशन निकालना था हमें, तो उस किस चीज़ ने हेल्प करी, वो हेल्प करी आपके पास कैले-हैमिल्टन थ्योरम ने, ठीक है। कि अगर मान लो 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो उससे वो कहते हैं कि एवरी जैसे मान लो एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा ना, कुछ इस फॉर्म का आएगा a0 a1x a2x² प्लस a3x³, तो जो p ऑफ a होता है वो सेटिस्फाई करता है, तो दैट मीन्स p ऑफ a 0, तो इसका मतलब ये आएगा a0 i a1 a a2 a² इक्वल्स टू a3 a³। मतलब जो भी मैट्रिक्स है a³ या इससे आगे वाली, उन सभी को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, किस में, i a एंड a², ठीक है। और यही इसी से वो स्पैन हो रहा है W, मैंने चेक कर लिया कि ये इंडिपेंडेंट भी हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता लग गया कि जो W के डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ W है, वो आ रहे हैं 3, ठीक है। तो हम वैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, फाइंड द डायमेंशन ऑफ R4 ओवर R और W, और W दे उसने दे रखा है, कह रहा है W स्पैन होगा, स्पैन किससे होगा, 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0, इससे स्पैन हो रहा है कहते हैं। तो अब बताओ, तो पहले हम चेक करते हैं कि LI बन भी रहा है सेट कि नहीं बन रहा, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको पुट करते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो डाल दो 1 1 0 1, ठीक है। नेक्स्ट है 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0, अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, रिड्यूस कर दो इसको, तो मिनिमम देखो रैंक कितना आ रहा है, तो रैंक आ रहा है इसका 3, तो इसका मतलब डायमेंशन कितना आ रहा है, 3। अगर डायमेंशन W का 3 है, R4 का तो हमें पता है R4 है, R4 का ऑर्डर सॉरी डायमेंशन कितना है, डायमेंशन ऑफ, अब हमें निकालना R4 ओवर R और नीचे W, तो कितना आएगा डायमेंशन ऑफ R4 ओवर R माइनस डायमेंशन ऑफ W, तो इसका तो 4 है, इसका 3 है, तो कितना आएगा, 1 आएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, या फिर कई बार हम इसको लिखते हैं वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, या फिर कई बार हम इसको लीनियर मैपिंग, नाम बहुत हैं इसकी, मतलब सेम है, या फिर लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो ये चार ऐसे इस तरह से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह देते हैं, ठीक है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, लीनियर मैपिंग भी कह सकते हैं, या लीनियर फंक्शन भी कह सकते हैं, कुछ भी कह लो, दैट वी विल स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको कोई इशू आता है, देन यू कैन आस्क मी एंड यू कैन go through the previous videos if you think that you are missing something, then please go through and watch those videos, ठीक है। maybe you will have a better idea, और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है, you can ask me in the comment section. Thank you very much, see you in the next video.